आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड ले चलते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड में देहरादून से लेकर टिहरी झील तक बांध बनाया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऐलान किया गया है इस वक्त उत्तराखंड सरकार की तरफ से कि देहरादून में बांध बनाया जाएगा। देहरादून से लेकर टिहरी झील तक इस बांध को बनाया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। साथ ही आपको बताते चले कि पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात भी की है और इस मुलाकात के बाद उन्होंने ये जानकारी साझा की है। देहरादून से टिहरी झील तक सुरंग बनेगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की है। साथ ही इस मुलाकात के दौरान टिहरी झील तक पर्यटकों की पहुंच बढ़ाने के लिए डबल लेन टनल का प्रस्ताव भी रखा गया है। परियोजना में करीब 8,750 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान आया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देहरादून से टिहरी झील तक सुरंग बनेगी और पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आपस में मुलाकात हुई है, जिसके बाद टिहरी झील और पर्यटकों की पहुंच बढ़ाने के लिए डबल लेन टनल का प्रस्ताव रखा गया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर गए, जिस दौरान उन्होंने तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की। बीते दिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी मुलाकात हुई और अब उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने देहरादून से लेकर टिहरी झील तक सुरंग बनाने का प्रस्ताव रखा है। परियोजना में करीब 8,750 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। देहरादून से टिहरी झील तक सुरंग बनेगी, इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात में टिहरी झील तक पर्यटकों की पहुंच बढ़ाने के लिए डबल लेन टनल का प्रस्ताव रखा गया है। और इस परियोजना में आपको बता दें कि तकरीबन 8,750 करोड़ से ज्यादा का खर्च होने का अनुमान भी लगाया गया है। इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम विकास के मुद्दों को लेकर बीजेपी की बड़े चेहरों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और विकास को लेकर चर्चा की जा रही है कि उत्तराखंड में किस तरीके से विकास को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड में 2022 में। ऐसे में समय भी बेहद कम बचा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही उत्तराखंड की कमान संभाली तब से ही लगातार वो उत्तराखंड के विकास कार्य को लेकर सजग और सतर्क नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े चेहरों के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। बीते दिन उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की और अब उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान टिहरी झील तक पर्यटकों की पहुंच बढ़ाने के लिए डबल लेन टनल का प्रस्ताव रखा गया। परियोजना में करीब 8,750 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान भी लगाया गया है। उत्तराखंड के विकास को लेकर के लगातार बीजेपी इस वक्त सतर्क नजर आ रही है, क्योंकि अन्य राजनीतिक दल इस वक्त सक्रिय मोड में आ गए हैं। हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, केंद्रीय मंत्री के साथ नितिन गडकरी के साथ मुलाकात हुई है पुष्कर सिंह धामी की, क्या कुछ इस मुलाकात के मायने आप देख रहे हैं और क्या कुछ अहम रहा इस मुलाकात में? फिलहाल चल रहा है और जिस तरीके से उन्होंने राजनाथ सिंह के बाद जो सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे बातचीत की है और जाहिर तौर पर राज्य के विकास के लिए जो तमाम चीजें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई हैं और जिसमें सड़क परियोजनाओं पर कई अहम जो प्रस्ताव है मुख्यमंत्री के द्वारा वो दिए गए हैं और जिसमें हम बात कर रहे हैं जो टिहरी झील तक जो 2 लेन की जो टनल का जो प्रस्ताव है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नितिन गडकरी के सामने रखा है। और जिस तरीके से यह जो टनल अगर प्रस्तावित होती है तो जाहिर तौर पर राज्य में टूरिज्म को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से टिहरी झील एक वर्ल्ड फेमस जो टूरिस्ट स्थल है वो मानी जाती है और वहां तक पहुंचने में लगभग राजधानी देहरादून से 3-3.5 घंटे का सफर है, जो कि बहुत ही दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इस टनल के बनने से जिसमें लगभग 8,750 करोड़ रुपए के खर्चे का अनुमान है, कहीं ना कहीं जो राजधानी देहरादून से जो दूरी है इस टिहरी झील की वो लगभग 40 से या 60 मिनट के आसपास रह जाएगी, जिससे राज्य में टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा जो फिलहाल या जो इजी तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और अगर यह परियोजना वाकई में ही प्रस्तावित होती है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़क जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी की तरफ से अगर इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी जाती है तो जाहिर तौर पर राज्य के विकास के लिए भी यह योजना बहुत अच्छा काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष यानी मुख्यमंत्री को भी आने वाले चुनाव में
इसका फायदा मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी कि उनके द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं और आने वाले 5 सालों में ये जो प्रोजेक्ट है वो किए जाए। जी, यानी ये माना जाए विशाखा कि अब उत्तराखंड में विकासवाद के जरिए 2022 में सत्ता में काबिज होने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल सोनिका, फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है, लगातार फैसले ले रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व से जैसे उनकी बातचीत चल रही है, उसको लेकर यही कहा जा सकता है कि फिलहाल मुख्यमंत्री हर मौके को, हर समय को अपने पक्ष में भुनाने के लिए तैयार हैं और पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा माहौल करे, चुनावी माहौल ऐसा तैयार किया जाए जिसमें तमाम मुद्दे वो जनता के बीच जाकर रखे, जिसमें विकास का एक बड़ा मुद्दा बनाने की शायद जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी है वो कोशिश में है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री कई प्रोजेक्ट पर राजनाथ सिंह से जिस तरीके से उन्होंने बात की है, सड़क और बागेश्वर को लेकर जो सड़क जो उन्होंने प्रस्तावित की है और उसके बाद टनल को लेकर जो प्रस्ताव हुए हैं, जाहिर तौर पर विकास का एक मुद्दा शायद भारतीय जनता पार्टी बनाकर आने वाले चुनाव में जरूर बनाए और तमाम जो फिलहाल कोशिशें हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा इसी को लेकर की जा रही। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से मुलाकात हुई है पुष्कर सिंह धामी की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ और क्या कुछ मुलाकात के दौरान रहा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, कांग्रेस नेता हरीश रावत ने रोजगार गारंटी का कार्ड खेला है। दरअसल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से 2022 को साधा जाए। अब हरीश रावत ने रोजगार गारंटी का दांव खेल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हरीश रावत ने एक बार फिर से रोजगार गारंटी कार्ड का दांव खेल दिया। न्याय योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता देगी कांग्रेस। ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि न्याय योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता देगी और इसी के साथ बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। हरीश रावत ने युवाओं से गारंटी कार्ड भरने की अपील भी की है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने युवाओं से गारंटी कार्ड भरने की अपील की है। 2022 से पहले सभी पार्टियां आजमा रही हैं दाव। दरअसल रोजगार इस वक्त उत्तराखंड में एक अहम मुद्दा बना हुआ है और रोजगार को लेकर इस वक्त सभी पार्टियां अपना दाव भी आजमा रही हैं। इसमें अब कांग्रेस ने भी अपने कदम रख दिए हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ऐलान कर दिया है कि रोजगार गारंटी कार्ड पर दाव खेलेगी और साथ ही अपील कर रही है युवाओं से कि गारंटी कार्ड भरे। तमाम युवाओं को इस वक्त साधने की कोशिश की जा रही है रोजगार अपील के जरिए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और तमाम रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से वोटर्स को भुनाया जाए। उत्तराखंड मांगे रोजगार। हमने अपने कार्यकाल में रोजगार को सर्वाधिक प्राथमिकता दी, सरकारी पदों को रिक्त नहीं रहने दिया। आज स्थितियां उलट गई। मैं उस दिशा में सरकार के ऊपर नैतिक दबाव बनाने में लगा हुआ। मैं आप सबसे एक कर्तव्य से भी बंधा हुआ हूं। 2017 में चुनाव के वक्त में मैंने रोजगार गारंटी कार्ड बांटी थी और आपने वो कार्ड भरे थे। जिन बहनों और भाइयों ने वो रोजगार गारंटी कार्ड भरे हैं, जिन बहनों और भाइयों ने उन रोजगार गारंटी कार्डों के अनुरूप बातें की हैं, उनको लोगों में बांटा है। मैं आपके पास बहुत जल्दी ट्विटर पर एक नंबर दूंगा, जिस नंबर पर यदि जिन बहन और भाइयों के पास भी वो कार्ड पहुंचे हैं, जिन्होंने उनको सराहा है, यदि वो टिक करके अपना नंबर, अपना नाम, पता आदि सब डाल दें तो मैं उन सबको सूचीबद्ध करके 2022 में कांग्रेस की सरकार आने की स्थिति में उसको एक प्राथमिकता आधारित रजिस्टर मान करके उनके रोजगार की व्यवस्था और जिनकी रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाएगी उनको न्याय योजना के तहत जो है बेरोजगारी भत्ता मिले, उसको सुनिश्चित करने का काम करूंगा। आप सब मेरे ट्विटर पर दिए गए नंबर को जरूर याद रखें, उस पर जरूर मुझसे संपर्क करें और वांछित जानकारी दें।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, जिस तरीके से इस वक्त हरीश रावत ने रोजगार को लेकर ऐलान किया है, रोजगार गारंटी कार्ड का दाव खेल रही है, क्या लगता है ये गारंटी कार्ड का दाव चल पाएगा उत्तराखंड में कांग्रेस का? आज जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से टीवी स्क्रीन पे दिख रहा था, हरीश रावत जी ने साफ तौर पर कहा था कि मैंने 2017 में रोजगार गारंटी कार्ड बांटे थे और जिन युवाओं को बांटे थे और लोगों ने भरे भी थे, तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक रोजगार के लिए जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको रोजगार देने की बात कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार 2022 में आती तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सरकार है वो रोजगार देगी। और अगर रोजगार नहीं मिलता है, जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा उन्हें भत्ता मिलेगा, तो कहीं ना कहीं अब चुनावी माहौल है, 2022 की तैयारी है, इसके लिए समीकरण साधने की तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस की तरफ से तमाम सारे जो पिछले वादे थे उसे फिर से भुनाया जा रहा है, लोगों से आम जनता तक उन वादों को फिर से बताया जा रहा है कि हमने 2017 में यह वादा किया था, अगर 22 में फिर से कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो हम इन वादों को जरूर पूरा करेंगे। और इसके साथ ही अब कहीं ना कहीं 2022 का समीकरण साधने की कांग्रेस की तैयारी चल रही है कि 22 में किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाए, क्या कुछ वादे लेकर जनता के बीच में जाएगा कि सत्ता में काबिज होने के लिए जो भी वादे हैं वो लेकर कांग्रेस जाएगी। और कांग्रेस का साफ तौर पर हरीश रावत जी कह भी रहे थे कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम रोजगार की गारंटी लेते हैं और युवाओं को हम अपील भी करते हैं कि रोजगार गारंटी कार्ड भरना शुरू कर दें। नवीन, इस वक्त तमाम पार्टियां रोजगार को लेकर के युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप युवाओं का मूड क्या देख रहे हैं? अगले 5 साल किसे युवा चुनना चाहेगी, क्या मूड आप देख पा रहे हैं? जी निश्चित तौर पर सरकारों ने वादे जरूर किए थे, कहना है कि जो हमें रोजगार देगा, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में रोजगार को लेकर धरने भी हो रहे हैं। कई सारे जो युवा हैं वो साफ तौर पर उनका यही कहना है कि सरकार जल्द से जल्द हमारे रोजगार के बारे में सोचे, क्योंकि अभी कोविड काल चल रहा था, तमाम सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। लेकिन अब जब कोविड खत्म हुआ है तो सरकार ने अपनी प्राथमिकता यह जरूर की है कि रोजगार की दिशा में कार्य कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि लगातार युवाओं के लिए हम कार्य कर रहे हैं, इसके साथ ही पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों के लिए काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पर सरकार का यही कहना है कि जल्द से जल्द रोजगार दिया जाएगा और तमाम सारी भर्तियों को खोला जाएगा। ठीक है नवीन, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त राजनीति को लेकर के हलचल चल रही है। कांग्रेस भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, रोजगार कार्ड खेल दिया है कांग्रेस ने। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि भाकियू के नेता राकेश टिकैत इस वक्त उत्तराखंड में भू कानून का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है और राकेश टिकैत की तरफ से लगातार बीजेपी पर भी तंज कसा जा रहा है। राकेश टिकैत ने भाई भू कानून का समर्थन किया है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि बाहरी लोगों को जमीन बेच रही है बीजेपी सरकार। उत्तराखंड में मजबूत भू कानून की मांग चल रही है, आपको बता दें, और इसी के तहत भू कानून के समर्थन में राकेश टिकैत उतर गए हैं। उत्तराखंड सरकार पर राकेश टिकैत ने कई आरोप भी लगाए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। दरअसल राकेश टिकैत इस वक्त देहरादून पहुंच गए हैं और उन्होंने देहरादून पहुंचते ही बीजेपी पर निशाना साधा है। राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है कि अगर देश और उत्तराखंड को बचाना है तो सभी को किसान मोर्चे का समर्थन देना होगा। बीजेपी के राज में किसान बहुत परेशान हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की नहीं बल्कि उद्योगपति की सरकार है। ये किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राकेश टिकैत उत्तराखंड पहुंचे और सीधे बीजेपी पर तंज कसा। हमारा ये एतराज है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी होगी। जिस तरह से पूरा उत्तराखंड बर्बाद हुआ है, ये देश उसी तरह से बर्बाद होगा। उत्तराखंड में हमने पहले वाली सरकार को भी कहा और इस वाली सरकार को भी हमने कहा कि यहां पर अगर उत्तराखंड में 4-5 पॉलिसी आप लागू करोगे तो उत्तराखंड का किसान, मजदूर, यहां का जो जवान है वो बच सकता है। उसमें विलेज टूरिज्म पॉलिसी, ये हिमाचल की पॉलिसी है, आप उसको लागू करो। हिमाचल और उत्तराखंड के एक ही पहाड़ है, हिमाचल कहां है और उत्तराखंड कहां है, ये पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी। टूरिज्म बहुत यहां पे आता है, अगर उसका पैसा यहां के लोगों में ही मिले, बटे, तो ये नहीं कि होटल दिल्ली वालों का है, पैसा बाहर से सीधा फिर वहां ट्रांसफर हो गया। विलेज टूरिज्म पॉलिसी यहां पे लागू करें यहां की सरकारें, तो उसका पैसा यहां के लोगों में बटेगा, मिलेगा।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनराज, जिस तरीके से राकेश टिकैत उत्तराखंड पहुंच गए हैं और सीधा सीधा भू कानून का समर्थन कर रहे हैं, क्या मंशा इसके पीछे आप देख रहे हैं? अनिका, बिल्कुल आपको बताते चले कि जिस तरीके से किसान के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत देहरादून पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर भू कानून का समर्थन करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है और साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि जिस तरीके से भू कानून उत्तराखंड में अभी तक लागू नहीं किया गया है उसको लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि जो जमीनें हैं उत्तराखंड की वो कहीं ना कहीं बाहर के व्यक्ति को बेची जा रही है जो बीजेपी बेचना चाहती है। लेकिन उन्होंने साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो भू कानून है उसको जल्द से जल्द बीजेपी को लागू करना चाहिए और उन्होंने साफ तौर पे जनता से अपील भी की है कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें समर्थन देने की बात उन्होंने जनता से की है कि यदि जनता को देश और उत्तराखंड बचाना है तो उनको किसानों के साथ आना होगा और समर्थन देना होगा, तभी देश और उत्तराखंड प्रदेश बच सकता है। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधते हुए बीजेपी पे साफ तौर पर कई आरोप यहाँ पर गढ़े हैं और साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक तरीके से पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, कहीं ना कहीं पूंजीपतियों की सरकार है और उद्योगपतियों की सरकार है। जी सोनिका। धनराज, ये जानकारी भी दीजिएगा कि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या चुनावों को देखते हुए ही राकेश टिकैत इस तरीके से उतर रहे हैं समर्थन में? जी बिल्कुल सोनिका, ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से आगामी 2022 के चुनाव होने हैं लेकिन अभी तक किसान मोर्चे की तरफ से कोई भी ऐसा बयान जारी नहीं किया गया है कि वो किसान मोर्चे का कोई भी पदाधिकारी या कोई भी कार्यकर्ता चुनाव में उतरेगा। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं की बात करें तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि ये चुनावी स्टैंड किसानों का लग रहा है कि जिस तरीके से आंदोलन लगातार किसान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की दूसरी पार्टी बनने के लिए तैयार हो रही है और साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये कांग्रेस के बहकावे में आकर और कुछ अनैतिक तत्वों के बहकावे में आकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी कि किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त उत्तराखंड पहुंच गए और सीधा सीधा भू कानून का समर्थन करने पर उतर आए हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव भी होने हैं उत्तराखंड में, ऐसे में एक चुनावी स्टंट के तौर पर भी देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में मौसम लगातार करवट ले रहा है, एक बार फिर से मौसम बदल गया है जिसके बाद भूस्खलन की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड से लगातार तेज बारिश का दौर इस वक्त उत्तराखंड में चल रहा है। इस वक्त की यही जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम लगातार बदल रहा है। उत्तराखंड में बारिश के साथ दुश्वारियों का दौर भी अब शुरू हो गया है। भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सीधे उत्तराखंड से। पहाड़ों में भूस्खलन के कारण जगह जगह मार्ग बाधित हो गए हैं और इसी के साथ उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है। भूस्खलन हो रहे हैं जिसके कारण जगह जगह पर मार्ग बाधित होने लगे हैं और बारिश का दुश्वारियां इस तरीके से जारी है कि उत्तराखंड में भूस्खलन हो रहे हैं और भूस्खलन होने से पहाड़े इस वक्त दरक कर हाईवे तक गिर रही है, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गए हैं। कई सड़कों से संपर्क टूट गया है, जिससे यातायात व्यवस्था भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है और लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और भूस्खलन इस तरीके से देखा जा रहा है उत्तराखंड में मानो मौत का मंजर सामने आ गया हो। इस वक्त उत्तराखंड में जीवन बहुत ज्यादा ही अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण हो चला है क्योंकि लगातार बीते कई दिनों से बारिश का दौर उत्तराखंड में चल रहा है। मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी कर रहा है, चेतावनी जारी कर रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि बाहर निकलने से बचे, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचे, क्योंकि लगातार भूस्खलन इस वक्त उत्तराखंड में हो रहा है और भूस्खलन होने से पहाड़ों भी दरक के टूटने कर नीचे गिरने लगी हैं। नदियों में इस वक्त उफान देखा जा रहा है और नदियों में उफान के चलते मलबे सड़कों तक पहुंच गए हैं। इससे जल जमाव की समस्या भी उत्तराखंड में इस वक्त देखी जा रही है। बेहद परेशानियां लोगों को हो रही है उत्तराखंड में। दरअसल उत्तराखंड में बारिश के साथ साथ दुश्वारियों का दौर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, बद्रीनाथ हाईवे इस वक्त बंद है। हालांकि बद्रीनाथ हाईवे के साथ साथ कई हाईवे इस वक्त बंद हो गए हैं और सड़कों से संपर्क मार्ग लगातार टूटता जा रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार संपर्क टूट रहा है और लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। भूस्खलन हो रहा है उत्तराखंड में लगातार और भूस्खलन होने से बद्रीनाथ हाईवे इस वक्त बंद हो गया है। यातायात व्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। सड़कें इस वक्त कई टूट गई हैं। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चला है। उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी इस वक्त उत्तराखंड में नजर आ रहा है। नदी नाले इस वक्त उफान पे नजर आ रहे हैं। लोगों में दहशत बनी हुई है, खासकर निचले इलाकों में के लोगों जो नदी किनारे के तट पर रहते हैं उनमें दहशत देखी जा रही है।
लगातार उत्तराखंड का मौसम बदल रहा है, कभी बादल छाए रहते हैं तो कभी रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार बारिश का दौर उत्तराखंड में इस वक्त बना हुआ है। इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड में मौसम लगातार करवट ले रहा है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि बाहर निकलने से बचें, क्योंकि भूस्खलन लगातार उत्तराखंड में देखा जा रहा है। पहाड़ों में भूस्खलन के कारण जगह जगह मार्ग भी बाधित होते नजर आ रहे हैं और भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे इस वक्त बंद है। उत्तराखंड में लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है। ये इस वक्त मौसम का अपडेट आपको दे रहे हैं उत्तराखंड से। बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर चल रहा है। जिस तरीके से भूस्खलन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, पहाड़ी लगातार टूट रही हैं। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि देहरादून में हर साल की तरह ही परेड को इस बार भी आयोजित किया जाएगा। परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा और देहरादून पुलिस की तरफ से जिस तरीके से हर साल आयोजित किए जाते हैं, लेकिन कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में बेहद ही कम संख्या में लोग वहां मौजूद रहेंगे। ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें, इस बार पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और कोविड गाइडलाइनों के मद्देनजर अब की बार इस कार्यक्रम में केवल 300 लोगों को ही आने की अनुमति है। कार्यक्रम में ध्वजारोहण और शहीदों को परेड के द्वारा सलामी दी जाएगी। उसके बाद पदाधिकारियों को पदक वितरित किए जाएंगे। ये आपको जानकारी हम दे रहे हैं। देहरादून की परेड ग्राउंड में हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम आयोजित होंगे, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा जो ध्वजारोहण है वो पुलिस लाइन में किया जाएगा और परेड के द्वारा इसको सलामी दी जाएगी और उसके बाद जो पदकधारी और मेडल विजेता हैं इनको पदक और पुरस्कार वगैरह वितरित किए जाएंगे। सर, कोरोना की गाइडलाइन को देखकर कितनी मेहमानों की सूची तैयार की है, कितने मेहमान आएंगे और कितनी जनता आएगी? चूँकि कोविड गाइडलाइन अभी लागू है, इसलिए इसमें जो दर्शक और इनवाइटीज हैं उनकी संख्या लिमिटेड रखी गई है और ये संख्या जो मेरे को जानकारी है वो 300 रखी गई। तो माननीय मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के लंडौरा में एक शव मिला है। दरअसल एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। उत्तराखंड के लंडौरा में तालाब के पास एक महिला का शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने बताया कि शव के दोनों पैरों को कपड़े से बांधकर तालाब में डाला गया। महिला की किसी अन्य स्थान पर हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को तालाब में लाकर डाल दिया गया। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पुलिस मौके पर घटनास्थल पर पहुंच गई है, जायजा ले रही है कि आखिर किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तराखंड के लंडौरा में तालाब के पास एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है और बताया जा रहा है कि साक्ष्य को मिटाने के लिए महिला के शव को तालाब में डाला गया, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर मौके पर पहुंची और जायजा ले रही है घटनास्थल का। इस वक्त तलाशी ली जा रही है तमाम जगहों की। ग्रामीण की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची है। जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के लंडौरा में शव मिलने से यह हड़कंप मचा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सितारगंज में अवैध खनन माफियाओं का लगातार जारी है खनन अभियान। उत्तराखंड के सितारगंज में खनन माफिया पर पुलिस ने नकेल भी कसी है और अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ उप जिलाधिकारी सितारगंज ने चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें 6 डंपर और 3 गाड़ियां पकड़ी गई हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चेकिंग अभियान के जरिए 6 डंपर और 3 गाड़ियां पकड़ी गई हैं। सितारगंज से ये जानकारी सामने आई है। उत्तराखंड के सितारगंज में खनन माफिया पर पुलिस ने नकेल कसी है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कि अवैध खनन माफिया और ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत 6 डंपर और 3 गाड़ियां पकड़ी भी गई। दरअसल अभी सीज की है। 3 गाड़ी जो है उनके चालक जो है मौके पे गाड़ी छोड़ के फरार हो गए हैं। उनमें हम सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कर रहे हैं। गाड़ियां जो हैं उनकी रॉयल्टी की जांच भी कराई जा रही है खनन विभाग के द्वारा। अगर रॉयल्टी में कोई घपला पाया जाता है तो और जो है उसमें और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड में शहीदों के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दरअसल 15 अगस्त बेहद नजदीक है। ऐसे में शहीदों के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उन्हें याद किया जा रहा है। उत्तराखंड में अमर शहीद क्रांतिकारी खुदीराम बोस पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है और दिनेशपुर में निर्माणाधीन खेल स्टेडियम का नाम राम बोस के नाम पर रखने और मैदान परिसर में उनकी मूर्ति स्थापित करने की भी मांग की है। दरअसल शहीद क्रांतिकारी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि
पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रद्धांजलि उन्हें दी गई और साथ ही उन्हें याद भी किया गया है। और युवाओं ने, तमाम लोगों ने इस वक्त उनके मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया और साथ ही दिनेशपुर में निर्माणाधीन खेल स्टेडियम का नाम राम बोस के नाम पर रखने और मैदान परिसर में उनकी मूर्ति की स्थापना करने की मांग की। ये नाम आता है खुदीराम बोस, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए मात्र 18 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी और हंसते। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराया। वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।